हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आप लोगों से पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं। हमने एक वर्ड सुना हुआ है बेटा, फॉर्मूला। हम कहते हैं वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो वाटर का फॉर्मूला H2O। हमसे कहा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, HCl। हमसे पूछा जी ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, C6H12O6। अब बेटा क्वेश्चन आता है डिफाइन फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मूला। किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो फॉर्मूला कहलाता है। नहीं, देखो ध्यान से, फॉर्मूला एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड की जो ये बताता है कि उस कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं और उनका नंबर क्या है। यानी कि फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल और ऑफ एनी कंपाउंड in which presentation of various element with their number show। यानी कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट विद देयर नंबर शो किए जाते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। अब जो फॉर्मूले होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंपेरिकल और एक होता है मॉलिक्यूलर। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर। इंपेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? एक्चुअल फॉर्मूला। अब जैसे देखो, ये कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, ये है ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 6 कॉमन लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? C1H2O1। 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, CH2O। क्या अब इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा सिंपलेस्ट फॉर्मूला। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर बात है? और ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले को हम EF से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को MF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जरूरत कैसे पड़ी। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं इन कंपाउंडों के ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। जब भी इस संसार में कोई भी नया कंपाउंड पाया जाता है, कोई भी नया कंपाउंड, हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? उस पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव हम ये देखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो मिला है कौन कौन से एलिमेंट की क्वालिटी है। यानी कि क्या इसमें हाइड्रोजन है, क्या इसमें क्लोरीन है, क्या इसमें सल्फर है, क्या इसमें ऑक्सीजन है, ये हम सारी बात चेक करते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के कुछ मेथड होते हैं जो हम प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे और आगे केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जब हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि भैया इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन है, जो भी कंपाउंड है। फिर हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वर्ड देखना जो मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने बोला क्वालिटेटिव एनालिसिस और अब मैं बोल रहा हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव यानी कि हर एक एलिमेंट की क्वांटिटी चेक करते हैं। हम देखते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन है, या कितनी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, या कितना वेट ऑफ हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। वो मैंने यहां लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या वेट ऑफ एलिमेंट। क्लियर होगी बात? तो हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हमें परसेंटेज या वेट ऑफ एलिमेंट पता चल जाता है। फिर हम परसेंटेज, देखो हमें दो बातें पता चल गई। पहली की एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट की पहचान होगी।
दूसरा उसकी परसेंटेज या उसकी वेट की पहचान होगी। अब इन दोनों टर्म का यूज करके हम इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। पता चल गया क्यों जरूरत पड़ रही है? हम इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे और फिर इंपेरिकल फॉर्मूले से हम आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते ही हमें पता चल जाता है भैया वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O है। क्लियर होगी बात ये? तो यानी कि ऐसे हम क्या करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें आगे पढ़ना है। यहां पर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि आपको ये बता देगा कि भैया एक कंपाउंड है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट दे दे, उन एलिमेंट को हम यहां लिख लेंगे, प्लस में उनका सिंबल लिख लेंगे। फिर कहेगा कि कार्बन की परसेंटेज इतनी है, ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, या 3 एलिमेंट दे के 2 की परसेंटेज दे देगा, तीसरे की कहेगा खुद फाइंड आउट करो, तो इन दोनों की जोड़ के 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना तो तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी बननी है, 100 बननी है। तो हमारे पास परसेंटेज होगी या फिर वेट होगा। फिर हमें उन एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक रिलेटिव मास नंबर पता होगा। तो एटॉमिक मास मैंने अभी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो वो बात हमें पता होगी। फिर हम वेट अपॉन एटॉमिक मास करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। फिर जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होंगे उसकी हम सिंपल मोलर रेशो बनाएंगे। बड़ा आसान है, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है। फिर अगर ये वैल्यू मान लो पॉइंटों में आ जाती है तो फिर हम उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाएंगे, या तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो पॉइंटों में नहीं बचना चाहिए, या फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर है बात ये? तो ऐसे में क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये जो टेबल बना रखी है ये मेनली है इंपेरिकल फॉर्मूले की, और फिर हम इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। और इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो रिलेशन होता है मैं आपको लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये n कैसे निकालते हैं? n, ये n की वैल्यू होती है इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये मोलर मास आपको गिवन होगा, वो कहेगा भाई इतना मोलर मास है, तो वहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, आप लोगों को मैं बता दूं, जो मोलर मास होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी भी होता है। वेपर डेंसिटी, तो कभी कभी हमें वेपर डेंसिटी दे देगा तो उसका ट्वाइस करके हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, वहां से भी हमें मोलर मास निकालना आना चाहिए। हमें कह देगा कि सर्टेन कंपाउंड के 5 मोल का मास इतना है, तो 1 मोल का मास निकाल लेना। हमें कहेगा इतने वॉल्यूम का मास ये है, 22.4 लीटर्स वॉल्यूम का मास निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ हमें वेपर डेंसिटी डायरेक्ट मोलर मास गिवन होता है। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जेई और मेंस में कम आते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है, लेकिन 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में या यूटी में आपको ये 100% एक क्वेश्चन इस पे मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के हिसाब से 11th के हिसाब से मिल ली, तो अब हमें इसको डिस्कस करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ये सारी टर्म आप रिप्रेजेंट लिख लेंगे, तो अब देखिए ध्यान से। तो मैं इन लाइन को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चले टेबल कैसे बनाई जा रही है। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन का यूज करके हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर
बेटा प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, गिव द फ्लोइंग कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस दे दिया, क्वालिटी दे दी कौन कौन से एलिमेंट है। गिव द फ्लोइंग परसेंटेज, गिव फ्लोइंग परसेंटेज, उनकी परसेंटेज दे रखी है बेटा। अब हमारे पास है कार्बन की परसेंटेज है 40 पॉइंट, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 687%। साथ में बेटा हाइड्रोजन की है 5.085% और ऑक्सीजन कभी कभी ना हमें ये थर्ड नहीं देता है, तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से सबट्रैक्ट कर देना, टोटल ऑक्सीजन क्या आ जाएगी 54.228। इन तीनों का सम, जितने भी एलिमेंट है टोटल परसेंटेज का सम 100 होता है बेटा। ठीक है, अब हमें कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए और वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड गिवन है, द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, वेपर डेंसिटी दे रखी है बेटा, वो गिवन है 59। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। अब पहले तो आप वेपर डेंसिटी गिवन है बेटा, तो मोलर मास निकाल लो, ट्वाइस ऑफ 59, तो ये कितना हो गया 59 ही गिवन है, हाँ ट्वाइस ऑफ 59 बेटा ये हो गया 118। ठीक है बेटा, 118 ग्राम या 118 यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास, ये हमें जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला कॉलम देखिए एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है। नंबर 1 है बेटा कार्बन, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन। कार्बन को C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से। अब इनकी परसेंटेज लिखिए, कार्बन है बेटा 40.687, ठीक है, हाइड्रोजन है 5.085 और ऑक्सीजन है 54.228। अब इनका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 बताया था, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास 087 और गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। सोल्व कीजिए, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.390 अप्रोक्सीमेट वही है। अब देखो सिंपल मोलर रेशो, मैंने कहा था जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो, यानी कि 3.390 डिवाइड बाई 3.389 अप्रोक्सीमेट 1 आ गया, और ये 5.087 डिवाइड बाई 3.389 ये 1.5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, और उसके बाद बेटा 3.389 डिवाइड बाई 3.389 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखो अभी भी वैल्यू पॉइंटों में आ गया 1.5, तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट बनाऊं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। अब अकेले इसको नहीं करना है, जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो सभी पे लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 2। तो अगर मान लो मैं लिखता हूं बेटा, यही लिख देता हूं आंसर, अगर मान लो मैं लिख रहा हूं, अब देखो वो नंबर आ गया, वो नंबर क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सिंपलेस्ट नंबर आया हमारा, सिंपलेस्ट। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बढ़ेगा, सिंपलेस्ट बेटा, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है बेटा 3 और ऑक्सीजन है 2, ये हो गया। तो ये हमारा क्या बढ़ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला बढ़ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, बड़ा आसान है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद मुझे निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन का मास 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2,
तो 24 + 3 + 32 कितना हो गया 27 + 32 यानी कि 59। ठीक है, अब निकालो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब n की वैल्यू निकालिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मैंने शायद n का फॉर्मूला अपोजिट लिख दिया बेटा। देखो n का फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था उसको चेंज करेंगे, वहां कुछ मिस्टेक हुई है। तो देखिए ध्यान से, n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मैंने वहां उल्टा लिख दिया था, तो अब इसको सही करेंगे, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये n की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने सभी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालना है। तो अगर मान लो मैं n को, एक बार और बता रहा हूं बेटा, जो मैंने पीछे n का फॉर्मूला लिखा था उसको आप चेंज करेंगे, वो उल्टा लिखा गया था। तो n होता है मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n मोलर मास कितना है 118, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 59, तो n हो गया 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ट्वाइस ऑफ C2H3O2। अब ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होना है, C4H6O4। तो ये हमारा क्या आ जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है। पता चल गई बात ये। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, C4H6O4 बन गया। तो ऐसे हमें क्या करना है, इंपेरिकल और मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। एक बार इसको राइट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। सभी ने लिख लिया, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, आप मुझे बताएंगे साथ के साथ, देखेंगे ध्यान से। एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और गिवन है बेटा, देखिए ध्यान से। ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन सोडियम ध्यान से, सॉरी, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि O, ये हमेशा गिवन है। गेव द फ्लोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस, गेव द फ्लोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस। जब उसको एनालाइज किया तो उसने कुछ रिजल्ट दिए बेटा। सोडियम गिवन है 14.28%, उसके बाद बेटा सल्फर गिवन है 9.92% और प्लस में हाइड्रोजन गिवन है 6.20%। ऑक्सीजन नहीं दिया तो हमें ऑक्सीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड इफ ऑल द एटम ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर। देखो क्या कुछ है, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कंपाउंड। एनहाइड्रस कौन से होते हैं, जिनमें वाटर नहीं होता है, वाटर को अलग से निकाल देना हमें। और उसने कहा है इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एज वाटर, कि जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रखे हैं और वाटर बनाया। वाटर मतलब H2O, यानी कि वन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होंगे और
एक ऑक्सीजन होगी, तो टोटल हाइड्रोजन जितने आएंगे उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एलिमेंट क्या है बेटा, पहले सोडियम, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने सोडियम। उसके बाद क्या है बेटा, सल्फर। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। और उसके बाद क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ये वैल्यू हमने ऐसे लिख दी है, ठीक। उसके बाद हमें परसेंटेज गिवन है बेटा, परसेंटेज देखें, सोडियम सोडियम सिंबल Na, सल्फर S, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। अब इनकी परसेंटेज निकालते हैं, सोडियम 14.28, सल्फर 9.92 और हाइड्रोजन 6.20। ऑक्सीजन निकालना है, इन सबको ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी 69.60। अब मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए, सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ये हमें एटॉमिक मास पता है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास 14.28 डिवाइड बाई 23 और 9.92 डिवाइड बाई 32 और 6.20 डिवाइड बाई 1 और 69.60 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में हमें मोलिकुलर मास भी गिवन है, क्रिस्टलाइजेशन मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्ट इज, देखो इसमें एक और लाइन गिवन थी, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्ट इज 322, क्योंकि मोलिकुलर मास तो हमें जरूर चाहिए, जब तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बढ़ेगा। तो 322 क्या गिवन है, मोलिकुलर मास। अब इनको सोल्व करते हैं, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.62, 0.31, बेटा आप सोल्व करके देख लेना, 6.20 और 4.35, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जब मैंने इसको सोल्व किया। देखो बड़ा सिंपल सा काम है, ध्यान से देखो, जो जो एलिमेंट गिवन है उनको लिख लो, उनके सिंबल लिख लो, उनकी परसेंटेज ले लो, एटॉमिक मास हमें पता ही है उनका, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मोलर मास यहाँ से निकाल दिया हमने, ठीक है, एटॉमिक मास लिख सकते हो। अब इसकी सिंपल फॉर्म, जो सबसे छोटा उससे सबको डिवाइड कर दो, 6.2 डिवाइड बाई 0.31, ये वैल्यू 2 आ गई, 31 डिवाइड बाई 0.31, ये वैल्यू 1 आ गई, 6.20 डिवाइड बाई 31, ये वैल्यू 20 आ गई। अब 4.35 डिवाइड बाई 0.31, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब देखो क्या कोई कॉमन है, नहीं, यानी कि क्या कोई पॉइंट है, नहीं, तो सिंपलेस्ट रेशो बन गई। अब सिंपलेस्ट रेशो में इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि यहीं पर क्या बन गई, सिंपल रेशो। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, Na2SH2220 और ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, 40, ये हो गया। अब मैं निकालता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जोड़ के देख लेना बेटा, सभी को 322 आ जाएगा, सभी को जोड़ के देख लेना। मैंने जोड़ लिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने लिख दिया, ऐसे नहीं। अब निकालो N, मोलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो मोलर मास भी 322 है, इंपेरिकल मास भी 322 है, तो 1 वैल्यू आ गई। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि Na2SH20 और ऑक्सीजन क्या आ गया बेटा, 40। अब उसने ये कहा है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, देखो मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बना रखा है। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना हमारा, Na2SH20O40 का जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 20, और H2 में क्या होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यानी कि कितने H2 बनेंगे 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Na2SO4 इंटू में 10H2, क्योंकि देखो टोटल 14 ऑक्सीजन है, 10 इधर चली गई तो 10H2 बन गया, तो बचा क्या 4। अब उसने कहा एनहाइड्रस का निकाल लो, एनहाइड्रस कंपाउंड, तो यानी कि इसको हटा देंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड, तो एनहाइड्रस कंपाउंड कितना आ जाएगा, Na2SO4, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया।
तो हमें क्या था, एलिमेंट गिवन थे, कौन कौन से उनकी परसेंटेज गिवन थी, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला सिंपल रेशो में, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला, फिर उसने कहा जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें हर एक ऑल एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एज वाटर, सभी हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के साथ वाटर की तरह कंबाइंड है। तो वाटर की तरह कंबाइंड हुआ तो 20 का मतलब 10H2 बनेंगे। अब 10 ऑक्सीजन यहाँ चलेगी, 14 तो बची कितनी 4। उसने कहा कि कंपाउंड एनहाइड्रस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। एनहाइड्रस का बढ़ेगा जब हम वाटर हटा देंगे, तो एनहाइड्रस का ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। आई होप यहाँ तक आपको आया होगा। तो सभी बच्चों को इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूले करने हैं। हमारे यूटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और फाइनल एग्जाम में भी इंपेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।